हेलो दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो अगर आप स्टडी वीज़े के लिए या जर्मनी के जॉब सीकर वीज़ा के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, उसके लिए आपको ब्लॉक अकाउंट के बारे में आज मैं अपनी इस वीडियो में पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगा कि ब्लॉक अकाउंट क्या होता है, उसको कैसे क्रिएट किया जाता है और कौन सी ऐसी गलतियां हैं जिनको आपने नज़रअंदाज नहीं करना, ताकि आपकी पेमेंट वक्त पर ब्लॉक अकाउंट में पहुंच जाए और आपको वीज़ा आसानी के साथ इशू हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आता है कि ब्लॉक अकाउंट होता क्या है। ब्लॉक अकाउंट एक ऐसा अकाउंट है जो कि हमें जर्मनी के अंदर ओपन करना पड़ता है, और इसके अंदर हमें, अगर हम स्टूडेंट वीज़े के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो 11,208 यूरो एक साल के लिए इसके अंदर जमा करवाने होंगे। और अगर आप जॉब सीकर वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो इस ब्लॉक अमाउंट की जो रकम है वो हाफ हो जाएगी, यानी कि 6 मंथ के लिए ये बन जाएगी 5,604 यूरो, जो कि आपको जमा करवाने होंगे। तो बेसिकली ये वो अमाउंट है जो कि आपको वापस मिल जाएगी जब आप जर्मनी में आ जाएंगे और आपका वीज़ा लग जाएगा। लेकिन ये लेते क्यों हैं, इसकी रीज़न ये है ताकि आप यहाँ पर आएँ और आके अपना जो है, अगर तो आपके पास यहाँ पर जॉब नहीं है तो आप अपने अखराजात उठा सकें। जर्मनी के अंदर नॉर्मल एक बंदे का ख़र्चा 934 यूरो से लेके 1,000 यूरो तक हो सकता है। तो इसीलिए ये एक अमाउंट सेट की गई है कि हर महीने आपको ये पैसे वापस मिलेंगे आपके अकाउंट में, ताकि आप इनको खर्च कर सकें। तो इसकी जो मेन ज़रूरत है वो यही है कि आप जैसे ही जर्मनी में आएंगे और आपके पास जॉब कोई नहीं है या आप अभी जॉब की तलाश में हैं, तो आप अपने अखराजात उठा सकें। इसके लिए ये ब्लॉक अमाउंट आपको पहले से ये पैसे अपने रखवाने पड़ते हैं और एम्बेसी को शो करना पड़ता है कि आप अपने अखराजात उठा सकते हैं। और ये ब्लॉक अकाउंट खोला कैसे जाता है, तो सबसे पहले इसके लिए दो तीन जो बड़ी कंपनीज हैं जर्मनी के अंदर वर्क कर रही हैं, उसमें एक कोरेकल है, एक्सपेट्रियो है, फिनटीबा है। ये कंपनीज आपसे डॉक्यूमेंट लेती हैं और आपसे पैसे लेती हैं, या आप इनको अपने अकाउंट से, या आप इनको अपने मुल्क से ट्रांसफ़र करते हैं। और जब ये पैसे यहाँ पर पहुँच जाते हैं तो उसके बाद ये आपको एक कंफर्मेशन लेटर इशू करते हैं कि आपकी अमाउंट हमारे पास आ गई है। और वो कंफर्मेशन लेटर लेके फिर आपको एम्बेसी के पास जाना होता है और एम्बेसी फिर आपको वीज़ा प्रोसेस करके देती है। सबसे जो बेस्ट कंपनी मैं कहूँगा, मेरे अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से, मैंने फिनटीबा को भी यूज़ किया, मैंने एक्सपेट्रियो को भी किया, कोरेकल को भी किया। तो जो सबसे अच्छा एक्सपीरियंस मेरा रहा वो एक्सपेट्रियो के साथ रहा। उसकी रीज़न ये है कि जब आप पाकिस्तान से अमाउंट ट्रांसफ़र करना चाह रहे होंगे यहाँ पर जर्मनी में, तो फिनटीबा वाले जो हैं आपको इंस्टॉलमेंट के अंदर ट्रांसफ़र नहीं करने देंगे। आपकी सिर्फ 2 इंस्टॉलमेंट हैं, यानी कि अगर आपने 11,000 यूरो ट्रांसफ़र करना है तो वो एट अ टाइम आपको ट्रांसफ़र करना पड़ेगा, या आप सिर्फ और सिर्फ 2 इंस्टॉलमेंट के अंदर उनको ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो ये एक बड़ा चैलेंज है पाकिस्तान से, जब आप अमाउंट ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो इतनी बड़ी अमाउंट ट्रांसफ़र करने के लिए आपको बहुत से डॉक्यूमेंट्स बैंक को देना पड़ते हैं, और तब वो इस अमाउंट को प्रोसेस करते हैं। तो पाकिस्तान से अब आपने अमाउंट ट्रांसफ़र करनी है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले तो आप अपने बैंक के पास जाएंगे। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप उनको अपना यूनिवर्सिटी का इनरोलमेंट लेटर दिखाएंगे, ये पैसे कहाँ से आए हैं, यानी कि सोर्स ऑफ मनी क्या था, वो आपको दिखाना पड़ेगा। और उसके अलावा जितने भी सारे डॉक्यूमेंट्स बैंक की रिक्वायरमेंट है वो सब आप जब देंगे तो तब बैंक आपके अमाउंट को ट्रांसफ़र करेगा। हो सकता है एक इंस्टॉलमेंट में कर दे, हो सकता है 2 इंस्टॉलमेंट में कर दें। और जब वो पैसे यहाँ पर पहुँच जाएंगे तो उसके बाद फिर आपको कंफर्मेशन लेटर मिलेगा कि कौन सी कंपनी को चूज़ किया जाए, एक्सपेट्रियो को या फिनटीबा को। तो जैसा मैंने पहले बताया कि फिनटीबा इस टाइम सबसे बड़ी कंपनी है ब्लॉक अकाउंट की, लेकिन उनकी कस्टमर सपोर्ट इतनी अच्छी नहीं है। उसके लिए आपको वेट करना पड़ता है। और उसके अलावा अगर आपने अपने ब्लॉक अकाउंट के अंदर चेंजेस करवानी हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप जर्मनी के जॉब सीकर वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो फिनटीबा के अंदर कोई ऐसी स्पेसिफिक कैटेगरी नहीं है। आपको उनको स्पेशल रिक्वेस्ट करना पड़ता है कि आपका जो ब्लॉक अकाउंट है 11,000 यूरो का, जो कि स्टूडेंट के लिए सेट है, उसको चेंज किया जाए और कम करके 6 महीने के लिए ब्लॉक अकाउंट बनाया जाए।
तो ये डिपेंड करता है। बाज़ दफ़ा ऐसे होता है कि ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। जब मैंने अमाउंट ट्रांसफ़र की थी तो उस टाइम एज़ अ स्टूडेंट एक स्टेटस सेट था कि इतनी अमाउंट आपने ट्रांसफ़र करनी है, और मैंने जब अप्लाई किया तो मैंने हाफ़ अमाउंट ट्रांसफ़र की। तो मेरी अमाउंट यहाँ से होकर भी वापस चली गई, यानी कि अमाउंट पाकिस्तान से सेंड हुई और जब यहाँ पर रिसीव हुई तो बैंक ने उसको रिसीव करने से इनकार कर दिया और वो पेमेंट डिक्लाइन हो गई। उस पेमेंट के डिक्लाइन होने की वजह से वो पेमेंट दोबारा वापस गई, जिसकी वजह से मुझे डबल चार्जेस देने पड़े और फिर डबल फ़ीस के साथ मैंने दोबारा से वो अमाउंट जब पूरी हुई तो मैंने सेंड की। तो ये बहुत मैटर करता है कि आपको पाकिस्तान से इंस्टॉलमेंट के अंदर ही अमाउंट ट्रांसफ़र करनी पड़ती है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास अभी 3000 यूरो हैं, 5000 यूरो हैं, 7000 यूरो हैं और आप डिफरेंट इंस्टॉलमेंट में सेंड करना चाह रहे हैं, तो एक्सपेट्रियो इस मामले में बहुत अच्छा है। एक्सपेट्रियो आपसे जितनी अमाउंट भी आप ट्रांसफ़र करना चाहेंगे वो आपसे ले लेगा, और जब आपकी अमाउंट पूरी हो जाएगी तो उसके बाद आपको कंफर्मेशन लेटर इशू किया जाएगा। उसके अलावा बात आती है कि कौन सा बेस्ट टाइम है कि आप कब ब्लॉक अमाउंट या ब्लॉक अकाउंट ओपन करें या ब्लॉक अमाउंट अरेंज करें। तो उसके लिए जब आप प्रोसेस शुरू कर दें तो कोशिश करें कि आप अपने जो पैसे हैं वो यूरोज़ के अंदर सेव करना शुरू कर दें, ताकि जब आप उनको ट्रांसफ़र करना चाहें तो आपको एक्सचेंज रेट की वजह से नुकसान ना हो। नॉर्मली ऐसे होता है कि जब आपने यूरो लेने हों या बेचने हों तो उनका एक अलग रेट होता है, लेकिन जब आपने ट्रांसफ़र करने हों तो उसके लिए ये फ़ॉरेन टेलीग्राफिक ट्रांसफ़र के ज़रिए ट्रांसफ़र किए जाते हैं पैसे, और इनका रेट जो होता है नॉर्मल एक्सचेंज रेट से भी 10, 12, 14 रुपये ऊपर होता है। तो ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है कि अगर तो आपका बैंक ये ज़िम्मेदारी नहीं ले रहा पैसे ट्रांसफ़र करने के लिए, तो फिर आपको मुख्तलिफ एक्सचेंजर्स के पास जाना पड़ेगा, जिसमें सबसे अथेंटिक अभी तक जो मैं कहूँ पैसे सेंड करने वाला एक्सचेंजर है वो है नेशनल बैंक का एक ब्रांच है, नेशनल बैंक एक्सचेंज कंपनी लिमिटेड के नाम से, जिसके ज़रिए मैंने अपने पैसे ट्रांसफ़र किए थे। मैं उसके बारे में आपको बता रहा हूँ। तो वो आपसे कैश भी नहीं लेंगे, वो आपसे चेक लेंगे, और जब आपकी अमाउंट उनके अकाउंट में पहुंचेगी आपने उनको क्रॉस चेक लिख के देना है या आपने उनको पैसे सेंड करने हैं और वो फिर यूरोज़ में कन्वर्ट करके आपके इधर जर्मनी के अंदर जो ब्लॉक अकाउंट होगा उसके अंदर भेज देंगे। तो जो बेस्ट टाइम है वो ये है कि जब आपके पास यूरोज़ में हों आप उनको सेव रखें और आप उनको ट्रांसफ़र कर दें, या फिर आप जैसे जैसे यूरोज़ आपके इकट्ठे होते जा रहे हैं आप उनको आहिस्ता आहिस्ता ट्रांसफ़र करना शुरू कर दें, बिकॉज के सम टाइम एक्सचेंज रेट ऊपर जा रहा होता है और सम टाइम नीचे आ रहा होता है। तो आपको इस चीज़ में लॉस ना हो कि आपने पाकिस्तानी रुपीज़ रखे हुए थे लेकिन जब आपको ज़रूरत पड़े हैं तो वो यूरोज़ में पूरे नहीं हो रहे हैं। उसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर तो आपका कोई भी रिलेटिव यहाँ पर जर्मनी में मौजूद है और उसका बैंक अकाउंट है, तो वो अपने बैंक अकाउंट से जब एक्सपैट्रियो में फिनटीबा में ट्रांसफ़र करेगा तो वो विद इन अ 1 डे और 2 डे ट्रांसफ़र हो जाएंगे। और अगर फिनटीबा या एक्सपैट्रियो उसको लेने से इनकार कर देते हैं तो वो अमाउंट आसानी से वापस आ जाएगी, क्योंकि अगर आप अमाउंट नेशनल बैंक एक्सचेंज या किसी भी मनी एक्सचेंजर के थ्रू भेज रहे हैं पैसे, और फॉर एग्ज़ाम्पल किसी भी रीज़न की वजह से वो पैसे बैंक लेने से इनकार कर देता है जर्मनी के अंदर जो इनके बैक एंड पे बैंक हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल फिनटीबा के केस में सूटर बैंक है और एक्सपैट्रियो के केस में मुझे बैंक का नाम याद नहीं है, वो बैंक है। तो वो बैंक अगर आपके पैसे लेने से इनकार कर देता है तो वो आपके पैसे वापस सेंड किए जाएंगे आपको जहां से आपने भेजे थे। तो अगर आपने एक्सचेंजर के थ्रू भेजे हैं तो फिर हो सकता है कि वो वापस आने में 1 महीना लग जाए और दोबारा फिर आपको सेंड करने पड़े। लेकिन अगर वही पैसे यहाँ पर किसी जर्मन बैंक अकाउंट से ट्रांसफ़र हुए हैं तो वो विद इन अ 1 डे और 2 डे वापस उसी बैंक में आ जाएंगे। तो ये डिपेंड करता है, अगर तो आपके पास कोई ऐसा सोर्स नहीं है तो फिर आपको उसी तरह से सेंड करने पड़ेंगे, अदरवाइज़ आप कोशिश करेंगे किसी रिलेटिव के अकाउंट से ट्रांसफ़र करें तो वो ज़्यादा बेहतर है।
अब बात आती है कि आपने ब्लॉक अकाउंट के लिए जो पैसे हैं वो अरेंज कैसे करने हैं। तो इसके लिए तो जो नॉर्मल सा है कि सबसे पहले तो या तो आपको किसी से लोन लेना पड़ेगा, क्योंकि ये वो पैसे हैं, ये आपको जैसे ही आप जर्मनी में आएंगे पर मंथ के हिसाब से वापस मिलना शुरू हो जाएंगे। तो आपको या तो किसी से लोन लेना पड़ेगा, या आपकी कोई अपनी सेविंग होगी, या आपने कोई प्रॉपर्टी वगैरह सेल करनी होगी जिसकी बेस पे वो पैसे आपके इकट्ठे होंगे और वो आपने बेचने होंगे। तो दूसरे मुल्कों से जर्मनी का ये कानून ज़रा मुख्तलिफ है कि किसी दूसरे मुल्क में अगर आप किसी स्टडी के लिए अप्लाई करते हैं तो वहाँ पर आपको फीसेस वगैरह देनी पड़ती हैं, लेकिन ब्लॉक अकाउंट नहीं होता, वहाँ पर आपकी बैंक स्टेटमेंट भी चल जाती है। लेकिन यहाँ पर आपको ब्लॉक अकाउंट ही देना पड़ेगा, तभी आपका वीज़ा सिक्योर होगा। तो इसके लिए फिर आप किसी से लोन ले सकते हैं, या आपको जो है ना अपनी सेविंग यूज़ करनी पड़ेगी। अदरवाइज़ ये बहुत मुश्किल है, इतनी बड़ी अमाउंट 11,000 यूरो एक साल के लिए और 5,604 यूरो 6 महीने के लिए, अगर आप जॉब सीकर वीज़ा पे आ रहे हैं तो ये अमाउंट आपको पहले से अरेंज करनी पड़ेगी। तो डॉक्यूमेंट्स और ब्लॉक अकाउंट, ये दो चीज़ें अगर आपकी हैं तो वीज़ा सिक्योर करना आसान हो जाता है। और इसके अलावा अगर तो आपके पास ब्लॉक अकाउंट अरेंज नहीं हुआ और आपका वीज़ा इंटरव्यू स्केजुअल है, यानी कि अगले वीक में आपने वीज़ा इंटरव्यू के लिए जाना है और आपके पास अभी तक क्लियरेंस नहीं आई है कि मेरा ब्लॉक अकाउंट खुल गया है या नहीं खुल गया, तो आप वीज़ा ऑफिसर के पास जाके उसे बता सकते हैं कि मैंने ऑलरेडी अपने पैसे सेंड कर दिए हैं लेकिन मुझे अभी तक कंफर्मेशन नहीं मिली है, तो जैसे ही मुझे कंफर्मेशन आएगी मैं सेंड कर दूंगा। तो उस केस में वीज़ा ऑफिसर आपको ईमेल दे देता है और उस ईमेल पे फिर आपने बाद में ब्लॉक अकाउंट की कंफर्मेशन सेंड करनी होती है, जिसकी बेस पे फिर आपको वीज़ा आपका प्रोसेस किया जाता है। तो जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस था उसको मैं अगर ओवरव्यू में लूँ तो यही है कि मैंने इंस्टॉलमेंट में सेंड करने की कोशिश की थी पैसे, लेकिन यहाँ के शूटर बैंक ने उसको रिसीव करने से इनकार कर दिया और वो पैसे वापस सेंड कर दिए। तो वापस पैसे मिलने में मुझे तकरीबन 1 माह का डिले आ गया, और जब मुझे पैसे वापस मिले तो उस टाइम एक्सचेंज रेट बहुत ऊपर जा चुका था। यानी कि जब मैंने पैसे सेंड किए उस टाइम मेरे पैसे पूरे हो रहे थे, लेकिन जब उन्होंने वापस मुझे सेंड किए तो एक्सचेंज रेट के ऊपर जाने की वजह से मुझे फिर मज़ीद पैसे उसके अंदर ऐड करके दोबारा से भेजने पड़े। तो ये काफ़ी सारे इश्यूज़ और चैलेंजेस हैं जिनको आपने ब्लॉक अकाउंट खोलने से पहले कंफर्म करना है कि एक्सचेंज रेट क्या है और आप उसको इंस्टॉलमेंट में सेंड करना चाह रहे हैं या एक इकट्ठी अमाउंट करना चाह रहे हैं। अगर तो आप इकट्ठी अमाउंट यानी कि 11,000 यूरो या 5,000 यूरो आप सेंड करना चाह रहे हैं तो कोशिश करें कि आपका अपना बैंक इस बात की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले और वो सेंड करे। उस केस में क्या होगा कि एक तो आपको रेट बहुत अच्छा मिलेगा। तो ये एक बहुत बड़ा फ़र्क है। पाकिस्तान में अगर आप डायरेक्ट बैंक के थ्रू जाएं तो बहुत इजी है, लेकिन अगर आपका बैंक किसी भी वजह से इतनी बड़ी अमाउंट ट्रांसफ़र करने से गुरेज कर रहा है और उसकी रीज़न ये है कि उन लोगों को इस चीज़ का नॉलेज नहीं होता और वो इस पैसे ट्रांसफ़र नहीं करना चाह रहे होते और वो रिस्क नहीं लेना चाह रहे होते, क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग बहुत ज़्यादा है, आपको भी पता है, और इस वजह से बैंक इस बात की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहा होता। उम्मीद करता हूँ आपको ब्लॉक अकाउंट और इससे रिलेटेड जो भी इश्यूज़ थे वो अब तक क्लियर हो गए होंगे। इसके अलावा फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट में मेंशन करें ताकि मैं उसको मज़ीद क्लियर कर सकूँ, या आपका अपना कोई पर्सनल एक्सपीरियंस ऐसा रहा है फिनटीबा या एक्सपेट्रियो के साथ जो बैड है तो वो भी आप शेयर करें ताकि दूसरे लोगों को इस बात से मोटिवेशन मिले और दूसरे लोगों को इन्फॉर्मेशन मिले, ताकि वो मज़ीद अपना वक्त ज़ाया किए बगैर इन चीज़ों का ख्याल रखते हुए अपने पैसे सेंड कर सकें और टाइम पर अपनी कंफर्मेशन ले सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।